Hello students, how are you? Hope you all are fine at your home. Be safe at your home with your parents. Okay, now come to the topic. Today we are going to start the NCERT chapter number 2, that is the biological classification. इससे पहले हमारे 7 lectures में और एक extra stroke में जो है हमारा living word the chapter number 1 जो NCERT का था वो cover हुआ है. Now we are moving to the chapter number 2, that is biological classification. और आज हम biological classification में introductory part पढ़ेंगे जिसमें हम various scientist के बारे में पढ़ेंगे और उनका contribution देखेंगे, right? तो हम start करते हैं अपना चैप्टर. ओके, चैप्टर नंबर 2 ऑफ एनसीईआरटी. चैप्टर नंबर 2 ऑफ एनसीईआरटी क्लास 11th, that is biological classification. ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर नीट एग्ज़ाम. इसका वेटेज बहुत है आपके नीट एग्ज़ाम्स में, ठीक है, तो इसको बिल्कुल भी आप मिस नहीं करेंगे. ओके, नाउ जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम केवल इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ेंगे जिसमें हम डिफरेंट साइंटिस्ट के साथ डील करेंगे और देखेंगे कि उनका बायोलॉजी में क्या कंट्रीब्यूशन था. तो हम सबसे पहले फ्रॉम दी बिगनिंग से, मतलब जब से हमारा साइंस आई है तब से हम उसकी बिगनिंग से स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले जो हमारे साइंटिस्ट आए थे डैट इज़ एरिस्टोटल, ठीक है. इनको हम हिंदी में अरस्तु भी बोलते हैं. इनको बहुत सारे जो लोग हैं साइंटिस्ट हैं वो हिंदी में इनको अरस्तु भी बोलते हैं. आई बात समझ में? तो जो एरिस्टोटल है इनके बारे में हम देखते हैं कि एरिस्टोटल थे क्या, ठीक है. ये सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑर्गेनिज्म को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने की कोशिश की थी. समझ में आ रहा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी थी. अब तो पता है ना आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, तो उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी थी और उनको डिफरेंट ग्रुप्स में अकॉर्डिंग टू देयर फीचर्स, कॉमन फीचर्स, उनको डिफरेंट ग्रुप में क्लासीफाई करने की कोशिश की थी. उसके बाद इन्होंने क्या करा था, अब इन्होंने जो क्लासीफाई करा था वो किस पर क्लासीफाई करा था? मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स के बेस पे. अब बात आती है कि बेटा मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स होते क्या हैं. तो मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस, ठीक है. अगर हम बाहर से किसी चीज़ को देख रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको और अपने आप को देखूंगी तो बाहर से तो हम लोग सब सेम है. मेरे पास भी 2 आइज़ हैं, आपके पास भी 2 आइज़ हैं, नोज़ है, ईयर्स है, हैंड है, ठीक है. तो हमारे पास जितने भी हैं बाहर के फीचर्स क्या हैं? सेम है. तो क्या है कि हम बोलेंगे कि हम मॉर्फोलॉजी क्या है, हमारी एक दूसरे से मॉर्फोलॉजी जो हमारी एक्सटर्नल अपीयरेंस है वो क्या है? सेम है. तो हम बोलेंगे कि यस वी आर सिमिलर टू ईच अदर बिकॉज वी आर होमोसेपियंस. तो अरस्तु ने भी यही करा था. एरिस्टोटल ने क्या करा था कि उन्होंने केवल बाहर के कैरेक्टर देखे थे. और बाहर के भी कौन से कैरेक्टर देखे थे? बहुत ही सिंपल कैरेक्टर देखे थे. या फिर आप ऐसा बोल सकते हो किसी भी एक कैरेक्टर को देखकर कोई भी अगर एक कैरेक्टर मैच कर रहा है, क्योंकि उस टाइम साइंस इतनी वास्ट नहीं थी, ठीक है. तो कोई भी बाहर से उनको एक कैरेक्टर भी अगर सिमिलर दिखा तो उन्होंने क्या करा, उसको सेम ग्रुप में डाल दिया. आ गई बात समझ में? तो सिंगल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर के बेस पर या सिंपल करेक्टर के बेस पर उन्होंने ऑर्गेनिज्म की ग्रुपिंग करनी स्टार्ट करी थी, ठीक है. इन्होंने क्या करा था, इन्होंने अरस्तु ने प्लांट्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, ठीक है. इन्होंने बोला था प्लांट्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, हर्ब्स में, श्रब्स में और ट्रीज में. आई बात समझ में? जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं उनको हर्ब्स बोला, उनसे बड़ों को श्रब्स बोला जो बुशेस होती हैं, ठीक है. और जो बड़े प्लांट्स हैं, बड़े होते हैं, आप देखते हो, उनको हम ट्रीज बोलते हैं. तो अरस्तु ने क्या करा था, प्लांट्स को 3 पार्ट में क्लासीफाई किया था, ठीक है. उसके बाद इन्होंने क्या करा था, इन्होंने एनिमल्स को और प्लांट्स को दोनों को ही क्लासिफाई किया था, ठीक है. प्लांट को तो क्लासिफाई किया था हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज में, ठीक है. और एनिमल्स को कैसे क्लासिफाई किया था?
इन्होंने एनिमल्स को क्लासिफाई किया था ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ आरबीसी, यानी कि आरबीसी यानी कि ब्लड है। आरबीसी क्या होता है? रेड ब्लड कार्पसूल्स होते हैं। रेड ब्लड कार्पसूल्स क्या होता है? उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन की वजह से ही क्या होता है, हमारे जो ब्लड का कलर होता है वो रेड होता है। तो इन्होंने एनिमल्स को आरबीसी के बेस पर, ठीक है, बेस्ड ऑन कि आरबीसी प्रेजेंट है या नहीं, इन्होंने एनिमल्स को आरबीसी के बेस पर दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक था अनेमिक, ठीक है, और एक है इनेमिक। आई बात समझ में? तो जो एनेमिक्स हैं उनमें आपको आरबीसी की प्रेजेंस देखने को मिलेगी, और जो एनेमिक होंगे उनमें आपको प्रेजेंस पॉजिटिव प्लस NCE का मतलब है प्रेजेंस, ठीक है, माइनस NCE का मतलब है एब्सेंस ऑफ आरबीसी देखने को मिली। मतलब मैंने आपको बताया ना कि अरस्तु एक बहुत ही पहले के साइंटिस्ट थे, जब साइंस इतनी वास्ट नहीं हुई थी। इन्होंने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करने की कोशिश करी थी, ग्रुपिंग करने की कोशिश करी थी, ठीक है। तो इन्होंने देखा, इन्होंने बहुत ही सिंपल करेक्टर देखा। क्या देखा कि अगर आरबीसी मिला तो उन्होंने सारों के सारे जितने भी एनिमल्स हैं सबको उठा के बोल दिया कि दे आर अनेमिक, ठीक है, और जिनमें उनको आरबीसी नहीं मिला पूरे का एक ग्रुप बना दिया और उसको बोल दिया दे आर एनेमिक। तो इस तरह से इन्होंने एनिमल्स को डिफाइन करने की कोशिश करी थी, और इस तरह से इन्होंने प्लांट्स को क्लासिफाई करने की कोशिश करी थी। दूसरी बात, मैं लिविंग वर्ड का जब लास्ट आपको लेक्चर पढ़ा रही थी वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एरिस्टोटल वॉज द फादर ऑफ बायोलॉजी। इनको बायोलॉजी का फादर कहते हैं और इनको जूलॉजी का फादर कहते हैं, ठीक है, जूलॉजी का फादर कहते हैं। जबकि बॉटनी के फादर किसको कहते हैं? थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। आ गई बात समझ में? छोटी छोटी बातें हैं लेकिन नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द अरस्तु, या एरिस्टोटल के बारे में था। सबसे पहले साइंटिस्ट थे हमारे एरिस्टोटल। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट नाउ मूव टू द नेक्स्ट साइंटिस्ट, दैट इज कैरोलस लीनियस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है। इनका कंट्रीब्यूशन भी जो है साइंस में वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हमारे 1707 में आए थे और 1778 तक रहे थे, ठीक है। आई बात समझ में? इन्होंने क्या करा था, बायोलॉजी को दो किंगडम में डिवाइड किया था। पूरी की पूरी बायोलॉजी, बायो मतलब द स्टडी ऑफ साइंस, ठीक है। लिविंग वर्ड की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? लिविंग। जो बायो मतलब होता है लाइफ, बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ होता है, और लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी। तो लाइफ की स्टडी जब भी हम करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजी बोलते हैं। अब इन्होंने बायोलॉजी को दो किंगडम में डिवाइड किया था, ठीक है। एक किया था प्लांटे और दूसरा करा था एनिमेलिया, ठीक है। आ गई बात समझ में? तो कैरोलस लीनियस ने बायोलॉजी को दो किंगडम में डिवाइड किया था। एक किया था प्लांटे और दूसरा किया था एनिमेलिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इस सिस्टम का क्या डिसएडवांटेज था। इस सिस्टम का क्या डिसएडवांटेज था, ठीक है। तो एक तो सबसे पहली बात, इन्होंने दो ग्रुप बना दिए। एक ग्रुप को बोल दिया प्लांट और दूसरे ग्रुप को बोल दिया एनिमल्स। अब इन्होंने ये तो बताया नहीं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहाँ जाएंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को हम कहाँ प्लेस करेंगे। ना तो इसकी पोजीशन बताई, ना ही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की पोजीशन बताई। कैसे? देखो, प्लांटे में कुछ ऐसे भी प्लांट्स होंगे जो यूनिसेलुलर होंगे और मल्टीसेलुलर होंगे। एनिमल्स में भी कुछ यूनिसेलुलर होंगे, कुछ मल्टीसेलुलर होंगे। बट इन्होंने क्या करा, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर नहीं देखा। इन्होंने क्या करा, बस जो भी प्लांट जैसी चीज़ दिखी उसे प्लांटे में डाल दिया, और जो भी एनिमल जैसी चीज़ें दिखी उन्होंने एनिमल में डाल दिया। तो फिर बाद में क्वेश्चन हुआ कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहाँ जाएंगे, तो इसके बारे में लीनियस के पास कोई जवाब नहीं था। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहाँ जाएंगे, तो इसके पास मतलब कौन से ग्रुप में जाएंगे, तो इसके लिए भी लीनियस के पास कोई भी जवाब नहीं था, ठीक है। उसके बाद आपको एक बात और पता है, हम लिविंग वर्ड में पढ़ चुके हैं कि इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। बाइनोमियल
नॉमेनक्लेचर दिया था। और बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या था आपको बहुत अच्छे से पता है, हम किसी भी चीज़ को इधर इट विल बी प्लांट और इट विल बी एनिमल, उसको दो नेम देंगे, एक उसका जीनस नेम होगा और एक उसका स्पीशीज़ नेम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था क्या, नाजा नाजा, ये कोबरा का नाम था साइंटिफिक, ठीक है। तो नाजा क्या है इसमें, जेनेरिक नेम है, और दूसरा नाजा क्या है, स्पीशीज़ नेम है। फिर मैंने आपको बताया था कि जीनस का जो पहला वर्ड है वो कैपिटल बनेगा, स्पीशीज़ का जो पहला वर्ड है वो स्मॉल बनेगा। फिर मैंने आपको बताया था कि दोनों को अगर आप अपने ओन हैंड राइटिंग में लिख रहे हो तो उसको अंडरलाइन करोगे, और अगर आप इटैलिक में लिख रहे हो तो शुड बी कैपिटल एंड अंडरलाइन नहीं होगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको वहाँ बताई थी। अगर आपको इसको और डिटेल में देखना है व्हाट इज़ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, तो आप जो है लिविंग वर्ड में जाकर, जो लिविंग वर्ड चैप्टर नंबर 1 है वहाँ पर जाकर आप इसको देख सकते हो। तो लिनियस वॉज द साइंटिस्ट जिन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर भी दिया था, यानी कि हम कैसे किसी का साइंटिफिक नेम रख सकते हैं किसी स्पीशीज़ का, वो हमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कैरोलस लिनियस से मिला था विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा था, ही ऑल्सो गिव बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर प्रोवाइड अ कॉमन नेम दैट कैन बी यूज बाय ऑल बायोलॉजिकल रिगार्डिंग ऑफ देयर नेटिव लैंग्वेज, ठीक है। तो और इन्होंने क्या करा था, तो एक ये कंट्रीब्यूशन हो गया इसका, ठीक है। ही वॉज अ स्वीडिश बॉटनिस्ट एंड मेक द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन इन टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी मतलब क्लासिफिकेशन। तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर देकर उन्होंने एक बहुत बड़ा क्या था, टेक्सोनॉमी में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था, और ये एक स्वीडिश साइंटिस्ट थे, बॉटनिस्ट कहेंगे इन्हें, बॉटनिस्ट थे, ठीक है। ज़्यादातर काम इन्होंने प्लांट्स पे किया था। आगे बात समझ में, ओके। नाउ अब हम अपने एक बहुत बड़े दूसरे साइंटिस्ट की तरफ मूव करते हैं, डैट इज R.H. विटेकर, R.H. विटेकर, ठीक है। इन्होंने 1969 में वर्क किया था, समझ में आया। तो कैरोलस लिनियस का एक कैरोलस लिनियस जो थे उनकी ये टाइम पीरियड है उनके लाइफ स्पैन का। बायोलॉजी को उन्होंने 2 किंगडम में डिवाइड किया था, प्लांटे और एनिमेलिया में। उसके इस सिस्टम का डिसएडवांटेज ये था कि वो ये नहीं बता पाए थे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को हम कहाँ प्लेस करेंगे और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को हम कहाँ प्लेस करेंगे, यही एक इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था। फिर अचीवमेंट क्या है इनका, एडवांटेज क्या है कैरोलस लिनियस का, एडवांटेज है कि इन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था जिसमें हमने इस तरह से नेमिंग करी थी किसी भी स्पीशीज़ की, ठीक है। और इसकी वजह से इन्होंने टेक्सोनॉमी में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट किया था, और ये एक स्वीडिश बॉटनिस्ट थे, ठीक है। अब हमारा जो NCERT में थर्ड साइंटिस्ट के बारे में जो डिस्कस कर रखा है वो है हमारा, क्या बोलते हैं, R.H. विटेकर। तो R.H. विटेकर का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या है, इन्होंने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, समझ में आया। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने। एक किंगडम ये हो गया, एक किंगडम ये हो गया, तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कैरोलस लिनियस ने दिया था। और कैरोलस लिनियस का 2 किंगडम क्लासिफिकेशन फेल हो गया था। क्यों फेल हुआ था, क्योंकि उन्होंने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को कोई प्लेस नहीं दिया था और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को कोई प्लेस नहीं दिया था। फिर इसके बाद जो इसका डिसएडवांटेज था उसको इम्प्रूव करने के लिए 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, फिर 4 किंगडम आया। वो मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स पे पढ़ाऊंगी क्योंकि ये NCERT से आउट है, तो अभी मैं केवल NCERT डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। और जो आउट वाली चीज़ें हैं वो मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर उसको भेजूंगी, ठीक है। तो R.H. विटेकर आए फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में R.H. ने अब 5 किंगडम में किस तरह से इसको दिया था हम ये देखते हैं। पहले इनके जो 5 किंगडम थे वो कौन कौन से था। किंगडम नंबर 1 था मोनरा, किंगडम नंबर 2 था प्रोटिस्टा, किंगडम नंबर 3 था फंजाई, किंगडम नंबर 4 था प्लांटे, और इनका किंगडम नंबर 5 था एनिमेलिया, ठीक है। कैरोलस लिनियस ने केवल प्लांटे और एनिमेलिया दिया था, इन्होंने 3 किंगडम और बढ़ा दिए, मोनरा, प्रोटिस्टा और फंजाई। आई बात समझ में। अब जो ये इन्होंने जो ये 5 किंगडम दिए थे,
इन्होंने जो ये 5 किंगडम दिए थे किसके बेस पर दिए थे, मतलब कौन सा ऐसा करेक्टर देखा था, कौन सी ऐसी स्पेशलिटी देखी थी जिसके बेस पर इन्होंने इन पांच किंगडम में पूरे के पूरे लिविंग वर्ल्ड को डिवाइड किया था। तो वो जो हमारे बेसेस हैं वो हम देखते हैं कि कौन कौन से हमारे बेसेस हैं। पहला इन्होंने देखा था सबके पूरे लिविंग वर्ल्ड के सेल स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से, ठीक है। दूसरा इन्होंने देखा था थैलस ऑर्गेनाइजेशन, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, अभी मैं बताती हूँ क्या है ये, ठीक है। तीसरा इन्होंने देखा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे जैसे साइंटिस्ट आगे की तरफ बढ़ते गए, ठीक है, वैसी वैसी और भी वो डिस्कवरी करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। फिर इन्होंने देखा रिप्रोडक्शन, ये बेस है जिसकी वजह से इन्होंने 5 किंगडम दिए, ठीक है, और ये बेस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। और पांचवा इन्होंने देखा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ठीक है। सेल स्ट्रक्चर क्या है, मतलब ये 5 चीज़ें इन्होंने देखी जिसके बेस पर इन्होंने पूरे के पूरे लिविंग वर्ल्ड को 5 पार्ट्स में 5 किंगडम में डिवाइड किया। पहला इन्होंने देखा सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर का मतलब होता है, सेल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जो हमारा सेल है वो कैसा है, प्रोकैरियोट है कि यूकैरियोट है, ठीक है। मैं लिविंग वर्ड में आपको बता चुकी हूँ प्रोकैरियोट का मतलब जिसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, यानी कि न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। और यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस ट्रू होता है। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब होता है न्यूक्लियस आर सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो सेल स्ट्रक्चर का मतलब देखना है कि पहले वो प्रोकैरियोट है या फिर यूकैरियोट है। थैलस ऑर्गेनाइजेशन में हमको देखना है कि वो, थैलस ऑर्गेनाइजेशन में हम देखेंगे, थैलस ऑर्गेनाइजेशन में हम देखेंगे कि वो यूनिसेल्युलर है, एक सेल है उसके पास, या फिर उसके पास मल्टी सेल्युलर है, वो बहुत सेल वाला है, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में देखेंगे कि उसका न्यूट्रिशन कैसा है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में देखेंगे कि न्यूट्रिशन कैसा है। कैसा न्यूट्रिशन मतलब वो किसी पर डिपेंड करता है, ऑटोट्रॉपिक है उसका न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक है, ठीक है, यानी कि खुद से अपना खाना बना सकता है। हिट्रोट्रॉपिक है, हिट्रोट्रॉफिक है मतलब वो अपना खाना खुद से नहीं बना सकता, दूसरों पर डिपेंड करता है, प्लांट्स पर डिपेंड करता है। अब हिट्रोट्रॉपिक में भी होते हैं, एक होते हैं एब्जॉर्प्टिव मोड के। एब्जॉर्प्टिव मोड का मतलब ये होता है, जैसे फंजाई का केस ले लो, ठीक है। फंजाई क्या करती है, पहले अपने मुंह से बहुत सारे एंजाइम्स बाहर निकालती है जहाँ पर खाना अवेलेबल होता है, ठीक है। फंजाई अपने मुंह से बहुत सारे एंजाइम्स बाहर निकालती है जहाँ पर खाना अवेलेबल होता है। सपोज ये खाना है, यहाँ पर ये खाना अवेलेबल है, ठीक है। तो फंजाई ने पहले एंजाइम्स निकाले, ठीक। फिर क्या होता है, ये एंजाइम्स इस खाने को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। और डाइजेस्ट करने के बाद जो डाइजेस्टिव फूड होता है वो फंजाई की पूरी बॉडी से एब्जॉर्ब हो जाता है। आई बात समझ में? तो इसको कहते हैं एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। या फिर होता है होलोफिटिक या होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब इंजेस्टिव टाइप, जैसे हम लोग होते हैं, हम कोई भी चीज़ें करते हैं अपने मुंह से खाते हैं, हमारी पूरी स्किन एब्जॉर्ब नहीं करती खाने को, हम उसको मुंह से लेते हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं होलोजोइक टाइप, ठीक है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में उसने देखा विटेकर ने कि कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉपिक है क्या, हेट्रोट्रॉपिक है क्या, हेट्रोट्रॉपिक में भी एब्जॉर्प्टिव टाइप है कि होलोजोइक टाइप है। फिर हम बात करते हैं, तो ये हमारा सेल स्ट्रक्चर था, फिर हमारा थैलस ऑर्गेनाइजेशन था, फिर हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन था। फिर हमें देखना है कि रिप्रोडक्शन क्या है। तो रिप्रोडक्शन में उसने देखा कि किस तरह से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। मैं सब बता चुकी हूँ रिप्रोडक्शन आपको लिविंग वर्ड में, कि वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, ये देखा उसने, ठीक है। उसके बाद देखा उसने फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ठीक है। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है आपस में एक दूसरे से रिलेशनशिप,
ठीक है, अपने इवोल्यूशन से देखना, यानी कि अपने एंसेस्टर पूर्वज से देखना कि क्या कोई रिलेशनशिप निकलकर पुराने ज़माने से आज तक कोई रिलेशनशिप निकलकर आ रही है या नहीं। याद रखना, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है कि हम जब अपने आप को कंपैरिजन करते हैं अपने पूर्वजों से, तो उसको हम बोलते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो ये 5 चीज़ें थी, ये 5 थिंग्स थी जिसके बेस पर, ठीक है, जिसको देखकर विटेकर ने 5 किंगडम बनाए। और वो 5 किंगडम क्या है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। आ गई बात समझ में? अब हम बात करते हैं कि जो हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, ठीक है, हमारा जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो कैसे अरेंज होगा। तो आप देखना, आप एक ट्री की तरह देखोगे। जैसे सपोज सबसे पहले हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने मोनेरा रखा, सबसे पहले हम मोनेरा रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम प्लेस करेंगे प्रोटिस्टा को, ठीक है। फिर हम प्लेस करेंगे प्लांटे को। ये सीक्वेंस याद रखना, ये सीक्वेंस भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम रखेंगे फंजाई को, फंजाई। उसके बाद हम प्लेस करेंगे एनिमेलिया को, ठीक है। तो ये हमने प्लेस किया। सबसे पहले हमने रखा मोनेरा को, जब हम नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं प्लेस करना। फिर हमने रखा प्रोटिस्टा को, 3rd नंबर पे प्लांटे को, 4th नंबर पे फंजाई को, और 5th नंबर पे एनिमेलिया को। अब हमने रखा क्यों? क्योंकि मोनेरा जो है, हम छोटे से बड़ा स्टार्ट कर रहे हैं, तो मोनेरा है प्रोकैरियोट्स। मोनेरा क्या है? प्रोकैरियोट्स है। तो हम प्रोकैरियोट्स से तो यूकैरियोट्स की तरफ जाएंगे, तो मोनेरा प्रोकैरियोट्स है। और कैसे प्रोकैरियोट्स है? कैसे प्रोकैरियोट्स है? यूनिसेलुलर, है ना। फिर आ जाएंगे पहले एक बात सुनो, पहले एक आएगा प्रोकैरियोट और एक आएगा यूकैरियोट्स, ठीक है। प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है, बट जो यूकैरियोट्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स और एक होते हैं मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट्स, ठीक है। यूकैरियोट्स का मतलब पता है ना? ट्रू न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट्स का मतलब फॉल्स न्यूक्लियस। फॉल्स न्यूक्लियस है, सेल भी एक है। यहाँ पर ट्रू न्यूक्लियस है, सेल एक है। ट्रू न्यूक्लियस है लेकिन सेल बहुत सारे हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 हम किसको देंगे? इसको, प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर। नंबर 2 प्रेफरेंस हम किसे देंगे? हम नीचे छोटे से बड़ा स्टार्ट करें ना, तो सबसे छोटा ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में। उसके बाद क्या हो गया? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, और उसके बाद क्या हो गया? मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हो गया। तो नंबर 1 हमने किसको दिया? मोनेरा को, क्योंकि मोनेरा ये वाला केस है, ठीक है। फिर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स कौन होते हैं? प्रोटिस्टा होते हैं। तो हमारा यूकैरियोट तो स्टार्ट हो गया, बट दे आर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, ठीक है। तो हम इसमें सेल स्ट्रक्चर भी देख रहे हैं, बेस भी देख रहे हैं, और थैलस ऑर्गेनाइजेशन भी देख रहे हैं। उसके बाद हमारा तीसरा प्रेफरेंस किसको आ रहा है? तीसरा प्रेफरेंस आ रहा है मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट्स को। तो ये तीनों के तीनों, ईदर इट विल बी प्लांट, ईदर इट विल बी फंजाई, और ईदर इट विल बी एनिमल। ये तीनों के तीनों क्या है? मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट्स हैं। ये तीनों के तीनों जो है वो मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट्स हैं, ओके। तो ये तो हमारा क्या था, इस तरह से क्या था, हमने अरेंज किया था। जो हमारे क्या बोलते हैं, हमारा जो बेस था, उसके बेस पर हमने क्या करा? पहले मोनेरा को पोजीशन दी, फिर प्रोटिस्टा को पोजीशन दी, और फिर हमने जो है प्रोटिस्टा को पोजीशन दी, और फिर हमने